अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑप्शन गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो सीएमडब्ल्यू और एलएचबी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये एमसीक्यूज उर्दू में लिखे हुए हैं। 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और पीट्स के आपके जितने टॉपिक्स हैं ना वो पीट्स के सारे टॉपिक्स इस एमसीक्यूज में कवर किए हुए हैं। पीट्स से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अप टू 50 एमसीक्यूज हैं, उर्दू में लिखे हुए हैं लेकिन उर्दू इंग्लिश दोनों में हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि एलएचबी सीएमडब्ल्यू दोनों के लिए आसानी हो और ये दोनों के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेडली एमसीक्यूज हैं। वो एमसीक्यूज जो प्रीवियसली 2016 से अब तक जो है रिपीट हुए हैं लाजमी। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, हर एक एमसीक्यू को कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझना है। तो ये दोनों के लिए है, एलएचबी और सीएमडब्ल्यू। दोबारा से आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 में पूछ रहे हैं, नॉर्मल लेबर में सबसे ज्यादा मवाफिक फीटल स्कल डायामीटर कौन सा है। मीन्स के नॉर्मल लेबर के लिए फीटल स्कल डायामीटर कौन सा होता है जो नॉर्मल लेबर के लिए फेवरेबल होता है। तो नॉर्मल डायामीटर सबको पता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है, ऐसा ही है। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, SOB, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर जो नॉर्मल लेबर के लिए फेवरेबल होता है, पेल्विस में आके फिक्स हो जाता है। नंबर 2 पर पूछ रहे हैं, बायप्राइटल डायामीटर की औसत लंबाई कितनी है। लेंथ ऑफ बायप्राइटल डायामीटर BPD, जो BPD लेते हैं ईयर टू ईयर टेम्पोरल पेराइटल बोन्स की ईयर टू ईयर जो ली जाती है उसका डायामीटर आपसे पूछ रहे हैं। तो बायप्राइटल डायामीटर कितना होता है आपके पास, 9.5 सेंटीमीटर, याद रखना। आपसे फीटल स्कल पर बहुत ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपने हर एक डायमीटर को अच्छे से याद करना है। कौन सा डायमीटर नॉर्मल होता है, कौन सा एबनॉर्मल, हर एक की वैल्यू रेंजेस आपको पता होनी चाहिए। नंबर 3 पर पूछ रहे हैं, पैदाइश के फौरन बाद सबसे पहला कदम क्या है। मीन्स के इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर की बात हो रही है कि जैसे ही बेबी पैदा हो जाए, डिलीवर हो जाए, तो सबसे पहले क्या एक मिडवाइफ को, रिलेटिव को सबसे पहले क्या करना चाहिए। नहलाना चाहिए, नहीं, सांस और रोने का जायजा लेना है। मीन्स कि उसकी ब्रीदिंग और क्राई को देखना है कि बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है और रो रहा है। वजन चेक करेंगे या वैक्सीन लगाएंगे। तो सबसे पहला आपका इम्पोर्टेंस क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, बच्चे की ब्रीदिंग चेक करनी है और ये नोट करना है कि बच्चा रोए, बच्चे को रुलाना है आपने। तो आपका बी जवाब बिल्कुल सही है। नौज़ायदा को सर्दी से बचाने का बेहतरीन तरीका। न्यूबॉर्न बेबी को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो उनको ठंड बहुत जल्दी लगती है, तो न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी से बचाने के लिए क्या बेहतरीन तरीका है। पंखा लगाएंगे, नहीं ना। जल्द अज जल्द राब्ता, कैसा राब्ता, स्किन टू स्किन कांटेक्ट, या पानी या खुला छोड़ देना। तो आपके पास जो सही जवाब है वो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। स्किन टू, माँ और बच्चे का जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं, जिसे कैंगरो मदर केयर भी कहते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और माँ की भी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बहुत फायदे होते हैं, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। तो आपने क्या करना है, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चे को माँ के एब्डोमेन पर या चेस्ट पर डालना है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना है। नौज़ायदा को क्यों दिया जाता है विटामिन के। विटामिन के इंजेक्शन जो है न्यूबॉर्न बेबी को क्यों लगाया जाता है। हॉस्पिटल में आप देखेंगे कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसे थाई पर विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इन्फेक्शन से बचाव के लिए नहीं, खून बहने से बचाव, वजन बढ़ाने या यरकान से बचाव। हमेशा याद रखना, विटामिन के जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प आउट करता है। अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फिर विटामिन के लगाते हैं। तो आपका आंसर नंबर बी आंसर सही है, खून बहने से बचाव, खून ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, इंटरनल ब्लीडिंग ना हो बेबी को, इंटरनल ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए भी विटामिन के दिया जाता है बच्चे को। पैदाइशी नुक्स से क्या मुराद है, ये आपसे बर्थ डिफेक्ट का पूछ रहे हैं कि बर्थ डिफेक्ट क्या होता है। पैदाइशी नुक्स, बर्थ डिफेक्ट के बच्चा जो पैदाइशी
माजूरी के साथ पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? देखो, पैदाइश के बाद बीमारी आना, पैदाइश के वक्त मौजूद खराबी, हादसा, इन्फेक्शन। तो आपका बी आंसर सही है। जैसे कि पैदाइश के वक्त मौजूद खराबी, जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उस खराबी, उस डिफेक्ट, उस एबनॉर्मेलिटी के साथ, उस माजूरी के साथ पैदा हुआ। ठीक है। फॉलिक एसिड की कमी किस नुक्स का सबब बनती है? मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड क्या कॉज करती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बे आंसर आपका ठीक है बिल्कुल। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जिसमें हमारे पास स्पाइना बाइफिडा आता है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जरूर। क्लेफ्ट लिप किस निजाम से ताल्लुक रखता है? क्लेफ्ट लिप कहते हैं कटा हुआ जो होंठ होते हैं ना, बच्चे जो पैदा होते हैं उनका होंठ या समटाइम तालू जो है पैलेट वो भी कटा हुआ होता है। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो क्लेफ्ट लिप है, ये सिस्टम कहाँ का है? चेहरे का है, एसाब मतलब के दिमाग का है, हाजमा डाइजेस्टिव सिस्टम का है, तनफ्फुसी या जो है इम्यून सिस्टम का है। तो आपके पास सही जवाब क्या है? क्लेफ्ट लिप। होंठ कटा हुआ है, होंठ कहाँ पे पाया जाता है? चेहरे पे पाया जाता है ना, तो आपका सही जवाब जीन होगा। क्लियर है ये वाला एमसीक्यूज? क्लेफ्ट लिप ये आपके पास बर्थ डिफेक्ट होता है जिसमें बच्चे के अगर सिर्फ क्लेफ्ट लिप है तो आपके पास बच्चे के होंठ कटे हुए होंगे। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट है तो बच्चे के होंठ और बच्चे का तालू दोनों कटे हुए होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? चेहरे पे। पैदाइश पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? जैसे ही बच्चा पैदा होता है एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो बीसीजी दी जाती है। सबको पता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो बीसीजी देते हैं, पोलियो देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं। ये सारी या सब। तो आपके पास जो है बीसीजी भी देते हैं और पोलियो वैक्सीन भी बच्चे को पिलाई जाती है। हेपेटाइटिस बी भी एट बर्थ पर लगता है। तो आपका सही जवाब है दाल, मतलब कि सब। इसका मतलब कि ऑल ऑफ दी अबव। कहाँ लगाई जाती है बीसीजी? बीसीजी रान पे लगाते हैं, कूल्हे पे लगाते हैं, बायां बाजू पे लगाते हैं या दायां बाजू पे? मीन्स के रान थाइस पे लगाते हैं, कूला बटक पे लगाते हैं, लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं या राइट आर्म पर लगाते हैं? तो आपका सही आंसर जी है। जो बीसीजी होता है वो लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है। आप सब देखना, आपके लेफ्ट आर्म पर एक निशान होगा व्हाइट कलर का, वो बीसीजी वैक्सीन का निशान है। पैदाइश के बाद जो वैक्सीन होती है ये आपके उल्टे बाजू पर लगाई जाती है। पोलियो वैक्सीन किस रास्ते से दी जाती है? इंजेक्शन के जरिए, मुंह के जरिए, जिल्द के जरिए या नाक के जरिए? पोलियो वैक्सीन जो ओरल ओपीवी जिसे हम कहते हैं, तो वो ओरल दी जाती है ना। ओरल मतलब कि मुंह के जरिए दी जाती है। तो आपका सही जवाब है मुंह के जरिए। इसको एबगार स्कोर कब लिया जाता है? पैदाइश पर और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद? तो आपका ए अलिफ मीन्स के ए आंसर सही है कि एबगार स्कोर जैसे बच्चा पैदा होता है तब दे लेते हैं और 5 मिनट के बाद फिर लेते हैं। तो बच्चे का जो एबगार स्कोर है वो आपके पास ए आंसर सही है कि पैदाइश पर और 5 मिनट बाद लेते हैं। एबगार स्कोर का नॉर्मल रेंज क्या है? आपके पास क्या है नॉर्मल रेंज? 3 से 0 है या 0 से 3 है, 4 से 6 है, 7 से 10 है, 10 से 12 है? तो सही जवाब आपका क्या है? जी। मीन्स के 7 to 10 एबगार स्कोर नॉर्मल होता है। किसको एबगार स्कोर में ग्राइमेस किसको जाहिर करता है? एबगार स्कोर में आपको इनकी एब्रीविएशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। आपसे वाइवा में पूछी जाती है एबगार स्कोर में क्या क्या होता है। तो अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें जो ग्राइमेस है, ये कह रहे हैं ग्राइमेस आप किसको कहते हैं? रंग को, कलर को कहते हैं। रिफ्लेक्स, हृदय अमल, सांस लेना या हरकत? हरकत एक्टिविटी है, सांस लेना रेस्पिरेशन है, रंग जो है अपीयरेंस है और रिफ्लेक्स हृदय अमल आपका ग्राइमेस है। मतलब कि आप बेबी को जब टच करें तो वो शक्ल बनाए या मूवमेंट करे तो वो अपना रिफ्लेक्स दे। तो ग्राइमेस हमारे पास यही फेशियल एक्सप्रेशन ही आते हैं ना, तो आपका रिफ्लेक्स हृदय अमल सही जवाब है। कबल अज वक्त बच्चा कौन सा कहलाता है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्री मेच्योर बेबी किसको बोलते हैं, कौन सा कहलाता है? कबल बिफोर, अज वक्त मतलब टाइम से पहले बच्चा अगर हो जाए, प्री मेच्योर हो जाए, कौन सा होता है? 40 हफ्ते से ज्यादा, 37 हफ्ते से कम, 38 हफ्ते या 42 हफ्ते? तो आपका सही जवाब बी है।
आपका नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है वो 37 से 40 वीक्स होता है। अगर 37 वीक्स से पहले डिलीवरी हो जाती है तो वो प्री मैच्योर डिलीवरी है। 40 वीक्स के बाद हो जाती है तो वो पोस्ट मैच्योर डिलीवरी है। प्री मैच्योरिटी की आम वजह क्या होती है? प्री मैच्योरिटी के कॉजेस पूछ रहे हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्री मैच्योर बेबी, इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, जुड़वा हमल या सब। तो आपका सही जवाब है सब, मतलब के ऑल ऑफ दी अबव। इन्फेक्शन की वजह से भी प्री मैच्योर प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो जाता है, पीआईएस की वजह से भी स्टार्ट हो जाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से भी प्री मैच्योर बेबी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। प्रीमेच्योर बच्चे की सबसे अहम जरूरत, प्रीमेच्योर बच्चे को सबसे ज्यादा कौन सी केयर दी जाती है? नहलाया जाता है, फरमाइश दी जाती है, वैक्सीन दी जाती है या उसका वजन देखा जाता है? तो प्रीमेच्योर बच्चे को सबसे ज्यादा टेम्परेचर का मेंटेन करने का मसला होता है, तो प्रीमेच्योर बेबी के लिए टेम्परेचर मेंटेन करवाना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए हम किस किस तरह से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं? कैंगरू केयर देकर, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवा कर। तो आपका सही जवाब है बी के बच्चे का गरमाइश को बच्चे की गरमाइश को मेंटेन करना, टेम्परेचर मेंटेन करना। किसके लिए सब के एम सी क्या होता है? कैंगरू मदर केयर किसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है? कैंगरू मदर केयर किसके लिए मुफीद है, बेनिफिशियल है? नॉर्मल बच्चे के लिए, पोस्ट मेच्योर के लिए, प्री मेच्योर के लिए या बड़े बच्चे के लिए? तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि प्री मेच्योर बच्चे को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कैंगरू मदर केयर की नीड होती है। तो आपका सही जवाब है जीन, प्री मेच्योर बच्चे को कैंगरू मदर केयर दी जाती है। पोस्ट मेच्योर बच्चा कब कहलाता है? जैसे अभी हमने कहा कि 38 वीक्स हैं, 40 वीक्स हैं, 42 वीक्स हैं, 36 वीक्स हैं। तो आपका सही जवाब है जीन। अच्छा, आपके जो है प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन 37 से 40 तक नॉर्मल होता है, लेकिन 42 तक रेंज चली जाती है। लेकिन 42 से भी अबव हो जाए तो फिर वो बच्चा पोस्ट मेच्योर हो जाता है, बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाता है और वो फिर प्रेगनेंसी भी नॉर्मल नहीं होती है। तो आपकी अगर एमसीक्यूज में आए कि नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है और वहां पर आपको 37 से लेकर 42 वीक्स दिए हुए हों और 36 से 40 दिए हुए हों, तो आपने 36 से 40 वाले पर क्लिक नहीं करना, आपने 37 से 42 वाले पर क्लिक करना है कि ये राइट ऑप्शन है। तो अगर 42 हफ्ते भी गुजर गए और बच्चा डिलीवर नहीं हुआ तो वो पोस्ट मेच्योर बेबी कहलाता है। पोस्ट मेच्योर बच्चे की जिल्द कैसी होती है? स्किन कैसी होती है पोस्ट मेच्योर बेबी की? नरम होती है, चमकदार, खुश्क और छिलकेदार या नीली? तो सही जवाब आपका जीम है। बच्चे की जिल्द खुश्क और छिलकेदार हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि पोस्ट मेच्योरिटी के बाद ग्लाइकर कम हो रहा होता है अंदर, तो बेबी का जो वर्निक्स गैसियोसा है वो भी उसकी भी प्रोडक्शन खत्म हो जाती है। बच्चे की बॉडी पे वर्निक्स गैसियोसा नहीं रहता, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन ड्राई हो रही होती है। पैदाइश के दौरान लगने वाली चोट को क्या कहते हैं? मीन्स के बर्थ इंजरी का पूछ रहे हैं आपसे। बर्थ इंजरी को क्या कहते हैं? डिलीवरी के दौरान अगर बच्चे को कोई इंजरी हो जाए। पैदाइशी नुक्स, बर्थ इंजरी, इन्फेक्शन या सेप्सिस? आपका सही जवाब है बर्थ इंजरी। बर्थ इंजरी, पैदाइश के वक्त होने वाली इंजरी, चोट को बर्थ इंजरी कहते हैं। सबसे आम बर्थ इंजरी कौन सी है? मोस्ट कॉमन बर्थ इंजरी क्लेविकल फ्रैक्चर है, दिमागी चोट है, जलना है या हड्डी निकलना है? तो क्लेविकल फ्रैक्चर, इनमें से दिमागी चोट, जलना, हड्डी निकलना ये इतनी कॉमन नहीं है। इनमें से मोस्ट कॉमन जो आपकी होगी वो क्लेविकल फ्रैक्चर होगा, मतलब कि क्लेविकल बोन का टूट जाना मोस्ट कॉमन आपके पास आ। नाक के इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? इन्फेक्शन ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड ओम्फेलाइटिस। हमेशा याद रखना कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके इन्फेक्शन को ओम्फेलाइटिस कहते हैं। सेप्सिस नहीं होगा, टेटनस नहीं होगा, गैंग्रीन नहीं होगा। आपका सही जवाब बे है, ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस की क्या अलामत होती है? साइन सिम्टम्स पूछ रहे हैं ओम्फेलाइटिस के। नाक की लाली और पीप, कॉर्ड में रेडनेस या पस फॉर्मेशन होना, खांसी होना, इसहाल मोशन वगैरह होना या बच्चा नीला पड़ जाना। तो नाक का मसला है तो नाक रेड और उसमें पस फॉर्मेशन होगी। सही जवाब आपका अलिफ है। ओम्फेलाइटिस से बचाव का बेहतरीन तरीका, मीन्स के प्रिवेंशन ऑफ ओम्फेलाइटिस कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तेल लगाना है, साफ और खुश्क नाक रखनी है, पाउडर लगाना है या पानी?
तो कोई ऑयल नहीं लगाना चाहिए नाक के ऊपर, कोई पाउडर भी, पानी भी नहीं लगाना चाहिए। यही रीज़न है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो हम मदर को गाइड करते हैं कोट को ड्राई और क्लीन रखें, साफ और खुश्क रखें तो उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि एम्बिगुअस जेनाइटल का मतलब क्या है? ये भी एक बर्थ डिफेक्ट है, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है एम्बिगुअस जेनाइटल। इसका मतलब क्या होता है? वाजिया जिन्स, गैर वाजिया जिनसी एजा, मर्द बच्चा, औरत बच्ची। तो आपका सही जवाब बे है। गैर वाजिया जिनसी एजा मतलब कि एम्बिगुअस जेनाइटल में क्या होता है कि जो जेनाइटल्स होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते, जेंडर इशू आ रहा होता है। अगर इंटरनल एक्सटर्नली मेल होता है, इंटरनली फीमेल, इस तरह से ऑपोजिट भी हो सकता है। ये आपके पास एम्बिगुअस जेनाइटल कहलाता है। ये भी एक बर्थ डिफेक्ट है जो बाय बर्थ ही होता है, इंट्रायूट्राइन। एम्बिगुअस जेनाइटल की बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है एम्बिगुअस जेनाइटल? हार्मोनल खराबी, इन्फेक्शन, चोट या वैक्सीन। हार्मोनल खराबी अगर क्या होता है प्रेगनेंसी के अर्ली वीक्स में जो किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, वो एड्रिनल ग्लैंड आपके पास हार्मोन सिक्रीट कर रहे होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर दें, एक्सेसिव अमाउंट में उनकी प्रोडक्शन हो जाए तो फिर वहाँ पर जेनाइटल्स में डिफरेंशिएट आ जाता है, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो आपका सही जवाब है अलिफ, हार्मोनल खराबी। क्लब फुट क्या होता है? ये सारे आपके पास बर्थ डिफेक्ट आ रहे हैं और बर्थ डिफेक्ट से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। क्लब फुट का मतलब होता है हाथ की खराबी, पाँव का मुड़ा होना, घुटने की खराबी, रीढ़ की हड्डी की खराबी। तो क्लब का मतलब होता है फोल्ड हुआ हुआ, फुट पाँव को कहते हैं, तो पाँव का मुड़ जाना क्लब फुट कहलाता है। क्लब फुट अमूमन कब पहचाना जाता है? क्लब फुट जो है डायग्नोज कब होता है? जवानी में, पैदाइश पर, 1 साल बाद, स्कूल में। तो पैदाइश पर ही बच्चे का जो पैरों की उँगलियाँ होती हैं ना, पाँव टेढ़े होते हैं, मतलब कि इनवर्ड मुड़े हुए होते हैं। तो बाय बर्थ ही पता चल जाता है कि बच्चा क्लब फुट के साथ पैदा हुआ है। क्लब फुट की इब्तिदाई इलाज, ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ क्लब फुट क्या है? दवा, प्लास्टिक कास्टिंग, पूरी सर्जरी, वर्जिश मना। तो आपके पास दवा नहीं होती, इसकी कोई सर्जरी नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है। प्लास्टर लगाते हैं, बच्चे के पाँव पर प्लास्टर लगा कर रखते हैं। उस प्लास्टर से क्या होता है कुछ टाइम में ही बच्चे का जो पाँव है वो अपनी नॉर्मल शेप में फिर आ जाता है। प्लास्टर लगा के बच्चे को छोड़ देते हैं और वो फिर अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ नाजुक होती हैं, वो मैच्योर नहीं होती। तो आप जिस पोजीशन में फिर प्लास्टर में उसे रखेंगे तो जैसे जैसे बच्चे की हड्डियां बोन्स मैच्योर होंगी तो वो फिर अपनी पोजीशन में आ सकता है। जीडीएम क्या होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? मुस्तकिल जयाबीत, जयाबीत जो है वो कहते हैं, डायबिटीज को कहते हैं जयाबीत। हमल के दौरान होने वाली ज़याबीत, बच्चों की ज़याबीत या पैदाइशी ज़याबीत, मतलब कि आपके पास या तो कंटिन्यूअसली पेशेंट को डायबिटीज़ है, या प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई है, या बच्चों में जो होती है डायबिटीज़ वो है, या पैदाइश के टाइम बच्चे को डायबिटीज़ हुई है। तो आपका सही जवाब है बी। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली ज़याबीत को जीडीएम, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जीडीएम की स्क्रीनिंग कब की जाती है? मीन्स के जीडीएम की जो लैब्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, वो कब करवाई जाती है? 12 हफ्ते पे, 20 हफ्ते पे, 28 से 24 हफ्ते पे, या 36 हफ्ते पे? तो आपका सही जवाब है जी, 24 से 28 हफ्ते पे, क्योंकि 24 हफ्ते के बाद ही अगर मदर डायबिटिक डायग्नोज हो तो वो फिर जीडीएम कहलाती है। जीडीएम में बच्चे का आम मसला क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जीडीएम इन बेबी, बेबी में जीडीएम की जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो क्या होती है? कम वजन होता है बच्चे का, मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया कहते हैं जब बच्चे का वजन 4 केजी से ज़्यादा हो तो मैक्रोसोमिया बड़ा बच्चा कहलाता है। आईयूजीआर या मुर्दा पैदाइश, तो जीडीएम की वजह से मैक्रोसोमिक होता है। जीडीएम की वजह से, डायबिटीज की वजह से बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है ये हमने जीडीएम के लेक्चर पे डिटेल से डिस्कस किया, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे।
जीडीएम का पहला इलाज क्या होता है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन लगाते हैं, ग़िज़ा पे कंट्रोल देते हैं, सर्जरी करते हैं या एंटी हाइयोटिक देते हैं। तो इंसुलिन इतना ज़रूरी नहीं है, हम डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। सबसे पहले हम पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसकी डाइट कंट्रोल पर फोकस करते हैं। तो आपका सही जवाब है ग़िज़ा पर कंट्रोल करना। नवज़ायदा की नॉर्मल सांस की रफ्तार, न्यूबॉर्न का ब्रीदिंग रेट कितना होता है नॉर्मल? 20 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80। तो आपका जी में आंसर सही है। न्यूबॉर्न बेबी का ब्रीदिंग आपके पास 30 टू 60 नॉर्मल होता है। नवज़ायदा का नॉर्मल वजन, न्यूबॉर्न का नॉर्मल वेट आपसे पूछ रहे हैं। 1 से 2 किलो, 2.5 से 4 किलो और 4 टू 5 किलो या 5 टू 6। तो आपका ठीक है। 2.5 से 3.5 वैसे नॉर्मल होता है, लेकिन 4 तक भी नॉर्मल जाता है, क्योंकि 4 से ऊपर अगर बच्चे का वेट होगा तो वो मैक्रोसोमिक कहलाएगा, और 2.5 से अगर बच्चे का वेट कम होगा तो वो फिर लो बर्थ वेट कहलाएगा। ये भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है, याद रखना है। 2.5 से अगर बच्चे का वेट कम होगा तो वो लो बर्थ वेट एलडब्ल्यूबी कहलाएगा, 4 केजी से ज़्यादा होगा तो वो मैक्रोसोमिक बेबी कहलाएगा। नॉर्मल वेट कितना है? 2.5 से 4 केजी, ठीक है। क्लोस्ट्रम क्या है? सफ़ेद दूध, पीला गाढ़ा दूध, पानी या दवा? तो क्लोस्ट्रम फर्स्ट मिल्क जो आता है येलो कलर का, वो क्लोस्ट्रम कहलाता है। नवज़ायदा को पहला दूध कब पिलाना चाहिए? न्यूबॉर्न को फर्स्ट मिल्क कब देना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से लाजमी पूछा जाता है। आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 6 घंटे बाद देना चाहिए, 24 घंटे बाद, 1 घंटे के अंदर या अगले दिन। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे को ब्रेस्ट फीड से लगाना चाहिए। तो आपका सही जवाब है जी, 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर न्यूबॉर्न बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए। नवज़ायदा में हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा किस में होता है? मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया कौन से बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है? पोस्ट मैच्योर बच्चों में, प्री मैच्योर में, नॉर्मल में या सब में? तो प्री मैच्योर बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया का मसला बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल कम होना। अगर बच्चे का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए, वो मेंटेन ना किया जाए, तो बच्चे को फिट्स आ सकते हैं। बच्चे का जो है ब्रेन पर अफेक्ट हो सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उन्हें फिर वो अपने ब्लड शुगर लेवल खुद से मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो मदर से ले रहे होते थे ना। तो इस वजह से बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया का मसला बहुत होता है। एब्गार स्कोर 3 हो तो क्या ज़ाहिर करता है? ये कह रहे हैं अगर आपका एब्गार स्कोर 3 आ जाए तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? नॉर्मल है बच्चा, शदीद डिप्रेशन में है, सेहतमंद है या कोई मसला नहीं है? मतलब कि बच्चा नॉर्मल है, सीवियर डिप्रेस्ड है या हेल्दी है या कोई नो एनी एब्नॉर्मैलिटी। तो आपका 3 स्कोर होगा तो क्या होगा? बच्चा डिप्रेस्ड होगा ना। सीवियरिटी को इंडिकेट कर रहा है कि बच्चा शदीद डिप्रेशन में है, बच्चे को रिससिटेशन की नीड है, इंक्यूबेटर की नीड है। मेकोनियम क्या होता है? ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। दूध है, पहला पखाना, पेशाब, खून। जो फर्स्ट स्टूल बेबी पास करता है पैदाइश के बाद, उसे मेकोनियम कहते हैं। तो आपका सही जवाब है बी। पोस्ट मैच्योर बच्चे में किस चीज़ का खतरा ज़्यादा होता है? मेकोनियम, एस्पिरेशन, इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसीमिया या सब? तो पोस्ट मैच्योर में याद रखना मेकोनियम एस्पिरेशन, एस्पिरेशन कहते हैं इनहेल करना। क्योंकि जब पोस्ट मैच्योर हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बच्चा जो है वो यूट्रस में ही स्टूल पास कर देता है, जिसे मेकोनियम कहते हैं, और उसी स्टूल को बच्चा अगर इनहेल कर ले तो उसे मेकोनियम एस्पिरेशन कहते हैं, और बच्चे की फिर डेथ भी हो सकती है बच्चे ने अगर मेकोनियम एस्पायरेट कर लिया। तो पोस्ट मैच्योर बच्चे में सबसे ज़्यादा खतरा मेकोनियम एस्पायरेशन का होता है। बर्थ इंजरी से बचाव कैसे मुमकिन है? ये आपसे कह रहे हैं कि बर्थ इंजरी जो होती है पैदाइश के टाइम, जो चोट लगती है बच्चे को, बर्थ इंजरी से हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? दुरुस्त लेबर मैनेजमेंट, जल्दी डिलीवरी, ज़्यादा जोर या ताख़िर लेट होना? तो आपका सही जवाब है दुरुस्त लेबर मैनेजमेंट। लेबर की मैनेजमेंट अगर अच्छे तरीके से की जाए तो बच्चे को बर्थ इंजरीज से बचाया जा सकता है। ओम्फेलाइटिस किस वजह से होता है? ओम्फेलाइटिस के कॉजेज आपसे पूछ रहे हैं, क्या कॉज होता है? ओम्फेलाइटिस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि कोड की इन्फ्लामेशन को ओम्फेलाइटिस कहते हैं। सफाई की कमी, वैक्सीन, दूध या ठंड? सफाई की कमी। इन्फेक्शन
अनहाइजीनिक कंडीशन होगा, बच्चे की कोट को आपने गंदे हाथ लगाए, गंदे इंस्ट्रूमेंट लगाए तो बच्चे की कोट को इन्फेक्शन हो सकता है सफाई की कमी की वजह से। प्रीमेच्योर बच्चे में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? सांस का इन्फेक्शन का दर्जा, हरारत का या सब। प्रीमेच्योर बच्चे में सारे खतरे होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। बच्चे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी होती है, इन्फेक्शन भी जल्दी लगता है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, टेम्परेचर मेंटेन करने में भी मसला होता है। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, सब। एब्गार स्कोर में कुल नंबर कितने होते हैं? तो एब्गार स्कोर में आपके पास कितने होते हैं? 5, 7, 10, 12। आपके पास 10 नंबर होते हैं ना टोटल नंबर। 10 में से हम देते हैं, 10 में से कितने आए हैं? 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं। तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। जीडीएम वाली माँ में डिलीवरी का कौन सा रिस्क ज्यादा है? मतलब कि जीडीएम अगर एक मदर को हो गया प्रेगनेंसी में तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन होता है? नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2 सिजेरियन सेक्शन, नंबर 3 प्रीमेच्योर, नंबर 4 कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है बी। जीडीएम वाली मदर को ज्यादातर सिजेरियन सेक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? इस वजह से कि जीडीएम की वजह से बच्चे का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चा मैक्रोसोमिक हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, सिजेरियन सेक्शन ही होता है। पैदाइश के बाद सबसे खतरनाक मुद्दत, डिलीवरी के बाद सबसे जो डेंजरस और कॉम्प्लिकेटेड पीरियड होता है वो कौन सा होता है? पहला दिन, पहला हफ्ता, पहला महीना या 1 साल? तो आपका सही जवाब है पहला हफ्ता। फर्स्ट वीक जो होता है बहुत प्रीशियस होता है, थ्रेटनिंग होता है, उसमें माँ को बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है। माँ साइकोसिस में भी जा सकती है, सेकेंडरी पीपीएच में भी जा सकती है, पीरिपीरियल सेप्सिस में भी जा सकती है। तो जो आपका फर्स्ट वीक होता है पीरिपीरियम का वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है, खतरनाक होता है। एम्बिगुअस जेनाइटल में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई एम्बिगुअस जेनाइटल के साथ बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए? जिन्स का ऐलान, फौरी सर्जरी, मजीद तशखीस या नज़रअंदाज करना? आप जो है अनाउंस कर दें हाँ भाई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, या फौरन से सर्जरी करेंगे या मजीद तशखीस मतलब फर्दर डायग्नोसिस की तरफ जाएंगे या नज़रअंदाज इग्नोर करेंगे? तो आप सबसे पहले उसको फर्दर डायग्नोज करेंगे। आपने अभी सिर्फ एक्सटर्नल देखा है कि कुछ इश्यूज है, अभी तक आपने इंटरनल कुछ नहीं देखा। तो पहले आप फर्दर डायग्नोसिस करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर फैमिली को बताएंगे। आपका सही जवाब है मजीद तशखीस। क्लब फुड अगर बर वक्त इलाज ना हो तो, अगर क्लब फुड को एट द टाइम ट्रीट ना किया जाए तो क्या होता है? खुद ठीक हो जाता है, मुस्तकिल माजूरी रहती है, बुखार होता है या इन्फेक्शन? तो क्लब फुड को अगर ये ऐसा डिफेक्ट है, अगर पैदाइश के फौरन बाद ही बच्चे को प्लास्टर लगा दिया जाए तो ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये पैदाइश के वक्त इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये मुस्तकिल लाइफ टाइम तक बच्चे का पाँव माजूर ही रहता है। तो ये थे आपके 50 बहुत इंपॉर्टेंट पीड्स रिलेटेड एमसीक्यूज जो बार बार रिपीट हुए हैं। हर एमसीक्यूज आपका किसी न किसी ईयर में जरूर रिपीट हुआ है, तो आपने हर एक एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।